दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन और भी आपके रहेंगे चैप्टर वाइज। पिछला मेरा वीडियो जो रहा था उसमें हमने मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारी के टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने उसको पढ़ाया था। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ये हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका के सिलेबस का। तो आज जितने भी इस टॉपिक के MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे हम उनको पढ़ाएंगे। इसलिए ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विवाह, परिवार और जाति ये तीन जो हमारे चैप्टर हैं इसमें बहुत से अपने जो सोशलिस्ट थे यानी समाजशास्त्री थे अपने अनुसार सिद्धांत दिया था, ठीक है, अपना कथन दिया था। इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और उस स्टेटमेंट को आप से गुजारिश है कि एक जगह आप कॉपी पर, एक पेज पर, एक जगह सारे स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस जो चैप्टर में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं जो आपके क्वेश्चन में भी देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए उस सारे स्टेटमेंट को, प्रतिपादक को, सिद्धांत को सब एक जगह कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है मुख्य सेविका की जिम्मेदारी, वो हमारा लगभग 10-15 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें इस चैप्टर से लगभग 80 क्वेश्चन हैं, पूरे टोटल 80 क्वेश्चन हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोर देन सफिशिएंट होगा। जो हम बताएंगे पढ़ेंगे वो भी अच्छा ही होगा, और आपका ये जो MCQ का टाइप क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टफ पड़ता है लोगों को, क्योंकि इसमें क्या है, सोशोलॉजी है। अभी ये मेडिकल वाला होता अगर तो आप अच्छे से कर ले जाते, लेकिन ये सोशोलॉजी से, इसलिए पहले हमने सोशोलॉजी डिपार्टमेंट पहले पकड़ा है और इसी से MCQ टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं। और जो हम कल करवाएंगे वो करवाएंगे सामाजिक समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। ये हमारा कल का MCQ टाइप का रहेगा इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजो क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया था। यहाँ पर भारतीय समाजशास्त्रियों की बात की गई है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, KM कपाड़िया साहब हो जाएगा। अच्छा, जो मैं बोलता हूँ अपने मुंह से, यहाँ पे स्क्रीन पर तो चल ही रहा है, जो मैं अपने मुंह से बोलूँगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी कुछ चीज़ें एडिशनल बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसलिए जो मैं बोलूँगा आप उसको वीडियो को रोक करके उसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं जो बोलूँगा वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और होगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे KM कपाड़िया साहब थे, ठीक है, इन्होंने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया था और इनकी जो पुस्तक थी वो पुस्तक का नाम लिख लीजिए, भारतवर्ष में विवाह और परिवार। KM कपाड़िया साहब की बुक जो है वो हमारी भारतवर्ष में विवाह और परिवार, जो नाम था मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने अपना सारे विचार दिए हैं। तो आप फिर वहीं पर जहाँ पर सारे पुस्तक के नाम लिख रहे हैं वहाँ पर इस पुस्तक को फिर ऐड कर लीजिए और उसके आगे लिख लीजिए KM कपाड़िया साहब। इनकी जो बुक थी वो थी भारतवर्ष में विवाह और परिवार, भारतवर्ष में विवाह और परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, मैं थोड़ा इसका हम EB टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में, इनकी पुस्तक का नाम है, में धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को आत्मावाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, आत्मावाद का सिद्धांत। तो फिर आप वही लीजिए जहाँ पे स्टेटमेंट और कथन, निष्कर्ष, कथन और स्टेटमेंट जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर इसको फिर लीजिए कि आत्मावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो हमारे EB टायलर साहब हैं। पहला खत्म हो गया। J.G. फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जादू और धर्म के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट किया है। अब लिखिए कि जादू और धर्म के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए अपना कौन कथन प्रस्तुत किया है, तो हमारे J.G. फ्रेजर साहब ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो में ऐसी चीज़ लिखी है। नेक्स्ट हमारे हैं इल्माइल दुर्खीम, इनकी जो पुस्तक है वो हमारी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इनकी ये पुस्तक है। मैं धर्म की उत्पत्ति की सभी विद्यमान, इन्होंने धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया है। आप इसको लिख सकती है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया है, उसे 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, और साथ ही साथ मैं जो बोलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिनको लगता है चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे, क्योंकि ये जब चैप्टर है ये बहुत लोगों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, सोशोलॉजी है, ठीक है। इसलिए अच्छे से आप लिख लीजिए, बार बार पढ़ने से छुट्टी पा जाइए, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा, अच्छी बात है। और आपकी जो पोस्ट है ये अधिकारी रैंक की समझ लीजिए, क्योंकि आप काम करेंगे ब्लॉक लेवल पर। मैंने पिछले वीडियो में सारा बताया था कि आपका जो जॉब पोस्ट है वो कहाँ पर रहेगी और आप किसके अंडर में काम करेंगे और आपके अंडर में कौन काम करेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या होती है और उसका स्टेटस कहाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को
नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है। तो ये कौन थी? वो हमारे विवाह होती है। कैसे होता है विवाह? जैसे कि यौन संबंध स्थापित करने के उनसे वैधता प्रदान मतलब कहने क्या है, अगर ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जिससे बच्चे हमारे उत्पन्न होंगे और बच्चे क्या होंगे? वैध होंगे। तो वैध कब होंगे? जब दो फीमेल और एक मेल शादी करेगा और उनसे जो संतानें पैदा होंगी वो वैध होंगी, यानी कि अवैध संतानें नहीं होंगी। तो उसका एक ही कारण है, जब शादी होगी, परिवार बनेगा, तभी विवाह होगा, तभी जो संतान पैदा होंगी वो वैध करार दी जाएंगी, अवैध करार नहीं दी जाएंगी। तो उसका एक ही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी विवाह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? फिर लिख लीजिए, जहाँ पर स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट को फिर लीजिए कि किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का एक स्रोत है। तो किसने कहा था? ये हमारे बी मेलनोवस्की साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसने विवाह को प्रजनन एवं रखरखाव हेतु समझौता कहा? किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये हमारे मेलनोवस्की साहब ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है, जब स्टेटमेंट को आप एक जगह लिखेंगे तो आपको सारे जितने भी लोग अपनी अपनी कथन देते हैं उसमें आप अंतर भी देखने को मिलेगा कि कौन से राइटर ने, कौन से सोशलिस्ट ने क्या कहा था। तो आप डिफरेंस जब कर पाएंगे तभी चीज़ें आप याद कर पाएंगे। पांचवा है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने दिया था? ये हमारे लूथर साहब ने दिया था। क्या था? लूथर साहब ने दिया था, मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल्स। मैं इंग्लिश में इसे बोलेंगे, मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल्स। क्या? मैरिज इज आ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल्स। इस चैप्टर में, इस जो हमारे वीडियो में आपको कथन ज़्यादा मिलेंगे, इससे आपकी गुजारिश है कि सारे कथन को आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वीडियो है ये में कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। किससे निश्चित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा समाज में विवाह का स्वरूप जो होता है वो अंततः निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। यह कथन किसने दिया था? यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यह हमारा स्टेटमेंट जो दिया था, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी R.M. मैकावर एवं C.H. पेज साहब ने यह हमारा स्टेटमेंट दिया था। तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन मानता है कि एक विवाह रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? मतलब एक स्टेटमेंट किसने दिया था? ये हमारे मेलनोवस्की साहब थे। हमारे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा। ये हमारा उनका स्टेटमेंट था। तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बता नहीं सकते, लेकिन इनका स्टेटमेंट जो था अब इसको लिख लीजिएगा। विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। यानी कि परिवार का उद्गम विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। तो यह जो स्टेटमेंट दिया था ये हमारे वेस्टरमार्क ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि विवाह की जो जड़ें होती हैं वो उद्गम परिवार में है और ना कि परिवार की विवाह में। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट था ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो ये हमारे बेक्स्टर साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप। क्या कहा था? मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विवाह का समाज शास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है। किसमें केंद्रित रहता है? भूमिकाओं की व्यवस्था पर। किसमें? भूमिकाओं की व्यवस्था पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि है जिसे सामाजिक दृष्टता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन किसने दिया? यानी कि ये स्टेटमेंट, देखो सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट से हो रहे हैं। सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड होता है। आपने ग्रेजुएशन में एग्जाम दिया होगा BA वगैरह का, तो वहाँ पर अगर कोई भी डिफिनीसन लिखना होता था तो आप लिखते थे कार्ल मार्क्स के अनुसार। ठीक है,
कालमहीन के अनुसार, पार्सन्स के अनुसार, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई डेफिनेशन नहीं देते थे। वहाँ पर जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थे उनके अनुसार डेफिनेशन लिखते थे। ठीक, अपने मन से बनाकर कोई स्टेटमेंट, कोई भी डेफिनेशन नहीं दी जाती थी ग्रेजुएशन में। इसीलिए वहाँ पर सब्जेक्ट बहुत टफ लगता था। आपने एक रात में पढ़ा और एग्जाम सुबह दे दिया, आपके 60-65% नंबर आ गए, बिल्कुल खुश हैं। ठीक है, तो वही अब आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो आपको टफ लग रहा है। टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं था। अगर ढंग से पढ़ेंगे तभी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, सोशोलॉजी सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, इसीलिए आपके जो सिलेबस है वो 50% सोशोलॉजी से है और 50% आपका मेडिकल लाइन से है। तो इसलिए आप दोनों में से कोई स्किप नहीं कर सकते कि आप मान के चल रहे हैं कि हम सोशोलॉजी की स्किप कर देंगे तो आप स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में लगभग 50% जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो सोशोलॉजी से होंगे और 50% जो क्वेश्चन आएंगे वो मेडिकल से आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेडिकल जो लाइन वाला मेडिकल डिपार्टमेंट का जो हमारा पोर्शन है 50%, वो मैक्सिमम सभी लोगों को आता है, लेकिन सोशोलॉजी वाला बहुत कम आता है। इसलिए सोशोलॉजी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, सोशोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको अगर चीज़ें कठिन लग रही हैं तो आपको उनको रिवीजन करना होगा। जब रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें आसान लगेंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी और सच्ची साबित होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजूमदार एवं मदन ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह होता है, इससे हम किस विवाह की संज्ञा देते हैं? उसे हमारा हो जाता है पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज, पिता की बहन यानी कि बुआ की पुत्री के साथ जो विवाह होगा उससे हम बोलेंगे पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। क्या बोलेंगे? पैटर्नल। ठीक है, इसे हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं पितृवत्सीय विलिंग सहोदर। क्या बोलते हैं? पितृपक्षीय विलिंग सहोदर, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। अगर अब दूसरी बात अगर कहीं क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए कि यदि व्यक्ति अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मामा से लड़की से जब विवाह करेगा कोई तो उसे हम बोलेंगे मातृपक्षीय विलिंग सहोदर, यानी कि माता के पक्ष साइड, माता के पक्ष से जो शादी होगी, यानी कि मामा की लड़की से जो शादी करेगा उसे हम मातृपक्षीय विलिंग सहोदर बोलेंगे। और जो पापा के बहन यानी कि बुआ की लड़की के साथ जो शादी होगी उसे हम बोलेंगे पितृपक्षीय विलिंग सहोदर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कर लीजिए, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गए। अगर जो हम अपनी मामा की लड़की से शादी करेंगे तो उसे मातृपक्षीय बोलेंगे, और अगर हम अपनी बुआ की लड़की से शादी करेंगे तो उसे पितृपक्षीय विलिंग सहोदर बोलेंगे। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं मामा की लड़की से शादी करूँगा तो उसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदर बोलेंगे। अगर मैं बुआ जी की लड़की के साथ शादी करूँगा तो उसे हम पितृनि। बुआ मतलब हमारी पापा की बहन तो हुई ना, तो पापा हमारे पितृ हुए। और अगर माता के मामा की लड़की तो माता हुई ना, तो वहाँ पर इसको आप डिफरेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई की विधवा से, तो उसे हम देवर विवाह बोलते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पतिभ्राता विवाह, यानी कि लेबीरेट विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबीरेट विवाह। इसमें क्या होता है, विधवा अपने पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है तो उसे हम पतिभ्राता विवाह या देवर विवाह संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि विधवा, अगर कोई विधवा होती है, अगर अपने पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो उसे हम ज्येष्ठ विवाह बोलते हैं। अगर इसके छोटे भाई से विवाह करेगी तो उसे हम देवर विवाह बोलते हैं। अगर कोई महिला है, उसका पति एक्सपायर हो गया है, जो पति का बड़ा वाला भाई होगा तो उसे हम ज्येष्ठ बोलेंगे। ज्येष्ठ विवाह, अगर छोटा विवाह शादी करता है तो उसे हम देवर विवाह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोरोरेड, ऊपर क्या था? और लेबीरेट विवाह था, नीचे है सोरोरेड विवाह। ये क्या होता है? लैटिन भाषा में सोरोर का मतलब होता है बहन। क्या होता है? बहन। इसके अनुसार पत्नी की मृत्यु पर पति उसकी छोटी बहन से शादी करता है, यानी कि शाली विवाह। पत्नी की जो बहन होगी छोटी, उससे जब विवाह करेगा तो हम शाली विवाह की संज्ञा देते हैं, उसे हम बोलते हैं सोरोरेड विवाह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष की जो शादी होती है, यानी शाली से जो शादी करेगा उसे हम सोरोरेड विवाह कहते हैं। सोरोरेड का मतलब होता है बहन, यानी कि बहन। ये लैटिन भाषा के SORO शब्द से बना है, सोरोर। ठीक है, इसका अर्थ होता है बहन, यानी कि सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है उसे हम बोलते हैं बहुपत्नी विवाह, यानी कि बहुत सारी पत्नी हैं, इसे हम पॉलीगैमी बोलते हैं। बहुपत्नी विवाह क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी कि वैधता मिलती है। इसे माना गया है धार्मिक अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक राइटर थे पी.बी. काणे साहब। क्या थे? पी.बी. काणे। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, इनकी जो पुस्तक थी, आप फिर जहाँ पर पुस्तक लिख रहे हैं वहाँ पर लिख लीजिए पी.बी. काणे। पी.बी. काणे एक राइटर थे, उनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। उसने हिंदू विवाह के 39 संस्कार बताए थे। कितने? 39 संस्कार बताए थे। इतना याद रख लीजिए कि पी.बी. काणे साहब एक राइटर थे, इनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र थी। इन्होंने हिंदू विवाह के 39 संस्कार बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबोधित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। जब उच्च जाति की या वर्ण की स्त्री का विवाह अपने से निम्न परिस्थिति की जाति या निम्न जाति के लड़के के साथ होती है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। ये मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया है कि जो प्रतिलोम विवाह होता है वह उच्च जाति की जो लड़की होती है अपने से निम्न जाति के पुरुष से शादी करती है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोग सही कर ले जाएंगे, हमको पता है, मैं उन्होंने क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निम्न जाति की स्त्री विवाह एक उच्च जाति से साथ, ये कौन सा है? वो उसका जो अभी क्वेश्चन नंबर 18 कराया था उसी का जस्ट अपोजिट पूछ लिया कि एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो उसे हम अनुलोम विवाह की संज्ञा देते हैं। क्या होते हैं? अनुलोम की विवाह की संज्ञा देते हैं। प्रतिलोम में क्या होता है? उच्च जाति की लड़की निम्न जाति से करेगी और उसमें अनुलोम क्या है? एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के वर्ग से शादी करेगी तो उसे हम अनुलोम विवाह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है वह कहलाती है, वो हमारी कहलाती है दैव विवाह। क्या कहती है? दैव विवाह। यानी कि देवता के समान पुरोहित को हम देवता के समान मान लेते हैं और अपने लड़की की शादी उससे कर देते हैं, वो हमारे दैव विवाह की संज्ञा आती है। अच्छा, ब्रह्म जो विवाह होता है ये हमारे समाज का सबसे आदर्श विवाह माना जाता है। कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि हिंदू संस्कार में जो ब्रह्म विवाह है ये हमारा सबसे आदर्श विवाह माना जाता है। ठीक है, आदर्श विवाह माना जाता है। अच्छा, ये बताओ कौन से राइटर ने, छोड़ो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा विवाह है जो हमारे भारतीय समाज में सबसे खराब विवाह माना गया है? आप लोग असुर विवाह की संज्ञा मत दीजिएगा, असुर विवाह नहीं है। मैंने दूसरा एक विवाह बताया था जो भारतीय समाज में सबसे खराब विवाह की संज्ञा दी गई है। सबसे आदर्श हमारा होता है ब्रह्म समाज और सबसे खराब जो विवाह होता है वो क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि भारतीय समाज में सबसे खराब विवाह किस विवाह को संज्ञा दी गई है। आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। जब वहाँ पर थ्योरी क्लास का रिवीजन करवा रहा था विवाह पार्ट का, तो हमने वहाँ पर विवाह के टाइप और कौन कौन से विवाह होते हैं और किस विवाह में क्या होता है मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। जो लोग थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो मैं बता दूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर उनको मुख्य सेविका थ्योरी क्लास रिवीजन के नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर 12 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और कोई भी लेक्चर 15 मिनट से ऊपर नहीं है, तो इसलिए आप 10 मिनट में सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो हम सारे विवाह को अच्छे से डिस्कस किया हूँ, अच्छा किया हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोट हैं, अपने हमारे खुद के हाथों के बने नोट हैं, इसलिए बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि वो शॉर्ट नोट हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम तो अब चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू कराना स्टार्ट कर दिए हैं और 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ होती है आपके एग्जाम में आनी है वैसे भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने देंगे, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। जब आप एक मुख्य सेविका का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पर देखिएगा इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही श्योरिटी है, मैंने कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। हमको जहाँ से कुछ भी क्लू मिलता है मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक पवित्र संस्कार है, बी हमारा है एक करारनामा है, सी हमारा एक औपचारिक संस्था है, एंड डी हमारा है सामाजिक पर्व। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवित्र संस्कार है भाई हिंदू विवाह। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? विच्छेदन यानी कि विवाह के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाना। मतलब क्या है? अनुबंधीय है, मतलब लीगल नहीं है। तो जब लीगल नहीं होगा तो वहाँ पर हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी नहीं पूछा है, जिम्मेदार पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अंतः विवाह का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपनी ही जात में जो विवाह होता है वो हमारा अंतः विवाह होता है। क्या होता है? अंतः विवाह होता है।
अपनी ही जाति में जो शादी होती है वो अंतः विवाह की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अंतः विवाह या जातीय विवाह की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपनी ही जाति में विवाह करना अंतः जाति होती है। अच्छा, अंतः विवाह होता है, एक होता है अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय इंट्रा कास्ट मैरिज, उसमें क्या होता है, अभी आगे क्वेश्चन शायद मिलेगा अंतर जातीय वाला, ये मिल ही गया। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं, विभिन्न जातियों यानी भिन्न भिन्न जातियों के दो परस्पर लोग हैं, अगर वो शादी करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए अंतर जाति, यानी कि जो दो विभिन्न कास्ट के लोग, यानी कि एक ओबीसी का है, एक जनरल का है या एससी एसटी का है, जो शादी करेगा उसे हम अंतर जातीय विवाह बोलेंगे। और जब जो बंदा एक ही जाति में शादी करता है उसे हम अंतः विवाह कहते हैं। आप डिफरेंस समझिएगा थोड़ा सा है। अंतः विवाह में क्या होता है, अपनी ही जाति अंतः विवाह में ये होता है कि अंतः विवाह में ये होता है कि अपनी ही जाति में लोग शादी करते हैं, उसे हम अंतः विवाह की संज्ञा देते हैं। और जब शादी दो जातियों के बीच होती है तो उसे हम अंतर जातीय विवाह कहते हैं, अंतर जातीय। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लो फिर क्वेश्चन आ गया, अपनी ही जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं, क्या कहते हैं, जातीय अंतर विवाह, यानी कि जातीय में विवाह होना अपनी ही जात के अंतर, या अंतर होगा यहाँ पर अंतर विवाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बहुपति विवाह होता है, संबंधित नहीं होता है, बाकी ये तीनों हमारे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे, यानी कि हमारा किस वर्ष ये एक्ट आया था, तो हमारा जो एक्ट आया था 1955 में, कब आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। तो इसमें अंतर्गत जो हमारा डाइवोर्स का था, न्यायिक प्रताड़ना यानी कि जुडिकल सेपरेशन के प्रावधान दिए गए थे। जुडिकल सेपरेशन मतलब अलग करना, पृथक करना, उसके प्रावधान दिए गए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के हिंदू विवाह के किस प्रावधान को परिवर्तित किया है, तो ये हमारा अंतर संबंधी अधिनियम जो था हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा, औरत की विवेचना की है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए क्या की है, धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है हमारे के एम कपाड़िया साहब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है, किसके संबंध में, वो हमारे गोत्र के संबंध में, किसके गोत्र यानी जात के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए, उसके स्वयं विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया जो धन होता है वही हमारा स्त्री धन होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन एक बाहिर विवाह का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण बाहिर विवाह नहीं है उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चों एवं पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। फैमिली की बात करिए, एक व्यक्ति उसकी पत्नी है, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार है, यानी कि परिवार क्या है, बड़ा है। हम, हमारे पापा, हमारे भाई बहन और हमारे बड़े भाई की पुत्र वधू यानी हमारे बड़े भाई की वाइफ, तो ये हमारा संयुक्त परिवार हुआ। क्या हुआ, संयुक्त परिवार हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी एकल परिवार कहाँ तक होता है, हम, हमारे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, लेकिन क्या हुआ, तीसरा लोग आ गया यानी कि हमारे बड़े भाई की वाइफ आ गई, तो हमारा संयुक्त परिवार हो जाएगा। एकल परिवार कहाँ तक होता है, हम, हमारे मम्मी पापा और हमारी भाई बहन, ये एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या हो जाएगा, जब उसमें भाई की क्या हो जाएंगी, भाई की पत्नी आ जाएंगी या उनके बच्चे हो जाएंगे, तो हमारी संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, कौन सी नहीं है, इसमें 3 पीढ़ी को लोग का होना बिल्कुल सही है, समष्टवाद की भावना बिल्कुल सही है, श्रम का सरल विभाजन बिल्कुल सही है, लेकिन स्वतः विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि यहाँ नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये हमारे स्टेटमेंट जो दे थे वो ऑप्शन नंबर बी इरावती करबे साहब ने। कौन से? इरावती करबे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बड़ा जो हमारे संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है, वो बड़ी होती है, बिल्कुल सही है। सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण यानी कि बातचीत क्या होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। परंपराओं पर आधारित संरचना बिल्कुल भी सही है। डी हमारा है, सदस्यों में औपचारिक संबंध गलत है, औपचारिक संबंध नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, यह नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है? संयुक्त परिवार है हमारे घर में, बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसमें क्या होगा? बड़ा आकार होगा, संपत्ति जो होगी सम्मिलित हो रही है, यानी संपत्ति सभी के पास होगी, सामान्य निवास होगा, ठीक है, परंपराओं पर आधारित संरचनाएं होंगी, परिवार का धर्म होगा, समान रसोई घर होगा, मतलब एक ही कंबाइंड किचन होगा। ये सारे संयुक्त परिवार की, ये लोग आप कर ले जाएंगे, हमको पता संयुक्त परिवार क्या होता है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, मैं थोड़ा जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा के.एम. कपाड़िया साहब का था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। अस्थायी पूछा है, तो अस्थायी जो होता है हमारा वो मुता या मुताह बोला जाता है, ये अस्थायी होता है। कॉन्ट्रैक्ट, देखो जो मुस्लिम शादी हो हमारी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस शादी होती है, यानी संविदा वाली शादी होती है। कौन होती है? कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। संविदा हमने कह दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष अनुबंध होता है, मतलब एक विशेष अवधि के लिए होती है, और इस अवधि के समाप्त होते ही आप अपने आप समाप्त हो जाती है, यानी कि अपने आप अस्थायी विवाह जब होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जिसे मुता बोलते हैं, और इसमें एक जब इनकी अवधि पूरी हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप क्या हैं, अलग हो सकते हैं। ये हमारा अस्थायी विवाह का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मुबर्रत या मुबारत बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई हर्जाना देना नहीं पड़ता है। अलग हो, अगर मान लो दोनों लोग डाइवर्स ले लिए, अलग हो गए, तलाक हो गए, तो उसमें क्या होगा, कोई भी एक दूसरे को हर्जाना नहीं देगा, किसी प्रकार का हर्जाना, यानी कि रहने खाने पीने का खर्चा नहीं देगा, तो इसे हम बोलते हैं मुबारत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? कितनी बार कराया है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मेहर, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने 50 बार बताया हुआ ये चीज़, ठीक है। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह क्या है? एक समझौता है, क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुस्लिम विवाह एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिना शर्त संविदा के ये होता है, और इनका जो उद्देश्य होता है वो हमारा होता है संतानों उत्पत्ति तथा बच्चों को वैध रूप से प्रदान करना। यही हमारा मुस्लिम विवाह का एक क्या होता है, मोटो होता है, और ये हमारा समझौता होता है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉर्गन ने उद्विकास से क्रमानुसार परिवार को कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? कितने प्रकारों का मॉर्गन की बात की गई है उद्विकास के क्रम के अनुसार? इन्होंने पांच भागों में डिवाइड किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो कौन से पांच हैं। पहला है समृद्ध परिवार, दूसरा है समूह विवाह परिवार, तीसरा है हमारा सिंडेस्मियन परिवार, चौथा हमारा है पित्त सत्तात्मक परिवार, एंड पांचवा हमारा है एक विवाही परिवार। आप फिर से लिख लीजिए, पहला समृद्ध परिवार, दूसरा समूह विवाह परिवार, तीसरा हमारा है सिंडेस्मियन परिवार, चौथा हमारा है पित्त सत्तात्मक परिवार, एंड पांचवा हमारा है एक विवाही परिवार। आप इसको लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? ये हमारे ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन साहब मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है प्रकारवादी, बी है संरचनावादी, सी है अंतरक्रियावादी, एंड डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, क्योंकि जो हमारा प्रकारवादी, संरचनावादी और अंतरक्रियावादी होता है, ये हमारा परिवार के मूल्यांकन का मुख्य रूप से उपागम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया था? यानी डिफरेंस किसमें, कौन से थे जो हमारे आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार को विभाजित किया था? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जिमरमैन साहब। कौन से? जिमरमैन साहब।
कार्ल सी जिमरमैन का पूरा नाम है। और इनकी जो पुस्तक है, आप जहाँ पर पुस्तक लिख रहे हैं वहाँ पर फिर पुस्तक लिख लीजिए कि कार्ल जो सी जिमरमैन थे, इनकी पुस्तक थी फैमिली एंड सिविलाइजेशन। क्या थी? फैमिली और सिविलाइजेशन। इन्होंने परिवार के तीन प्रकार के, इन्होंने परिवार को 3 भागों में बांटा है। 3 प्रकार के परिवार बताए थे। पहला था हमारा न्यास्ता परिवार, दूसरा था हमारा अतिलघु अथवा आणविक परिवार, तीसरा था हमारा गृहस्थ यानी कि घरेलू परिवार। इन्होंने 3 प्रकार के परिवारों की बात की थी। पहला हमारा था न्यासिता परिवार यानी ट्रस्टशिप फैमिली, दूसरा हमारा था आणविक परिवार यानी कि एटोमिस्टिक फैमिली, तीसरा था हमारा गृहस्थ या घरेलू फैमिली यानी कि डोमेस्टिक फैमिली। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन मूलक परिवार। प्रजनन मूलक परिवार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित होती है किसे वर्गीकृत किया जाए? उससे हम एकाकी परिवार यानी कि एकल परिवार, हमने अभी बताया कि जब हम, हमारे मम्मी पापा, ठीक है, मेरे भाई बहन, यहाँ तक जो परिवार होता है वो हमारी एकल परिवार होता है। ठीक, अविवाहित बच्चे यानी कि हम लोग की शादी नहीं होगी तो एकल परिवार। जहाँ हमारी शादी हो गई, ठीक है, तैसे हम तुरंत संयुक्त परिवार में आ जाएंगे। यानी कि जैसे हम, हमारे मम्मी पापा और भाई बहन, अगर मेरे भाई बहन अविवाहित है, इनकी शादी नहीं हुई, तो हम एकल परिवार यानी कि एकाकी परिवार में आएंगे। अब हमारे भाई बहन में से किसी की एक की शादी हो गई और उनकी वाइफ आ गई तो उसे हम संयुक्त परिवार की संज्ञा तुरंत दे देंगे, यानी कि परिवार बदल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के मत अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो प्रारंभिक जो स्वरूप था वो हमारा पितृसत्तात्मक था। ये हमारे वेस्टरमार्क के अनुसार कहा गया है। किसी के अनुसार अगर कहा जाएगा तो ऑप्शन में, क्वेश्चन में जरूर दिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिवार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर परिवार होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परिवार होगा, ना कि परिवार। प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर परिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, विलियम जे गुडे थे। उन्होंने बताया था कि परिवार जो है ये समाप्ति की ओर धीरे धीरे जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द, इनका पूरा नाम था विलियम जे गुडे। विलियम जे गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार को बीटन का प्रमुख कारण क्या है? तो ब्रिटेन का प्रमुख कारण हमारा औद्योगिकरण है। क्या है? औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैंने बहुत बार बताया भी है इसे। नेक्स्ट है, विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? विस्तृत परिवार का जो अर्थ होता है हमारा सम्मिश्रित परिवार होता है, यानी कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसा परिवार ऐसा परिवार जो 2 या 2 अधिक मूल परिवारों से मिलकर बना होता है उसे हम सम्मिश्रित परिवार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पर कूट के हिसाब से आंसर दिया है। लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए समृद्ध परिवार, बी है विवाह संबंधी परिवार, तीसरा है हमारा ग्रामीण परिवार, चौथा हमारा है मातृवंशीय परिवार। तो यहाँ पर लिंटन के द्वारा जो बताया गया था वो हमारे बतवाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी यानी कि 1 2 हो जाएगा। समृद्ध परिवार और विवाह संबंधी परिवार बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। कौन से बताए हैं? एक हमारा समृद्ध परिवार और दूसरा हमारा विवाह संबंधी परिवार। समृद्ध परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी उसमें से नहीं रहता। विवाह संबंधी परिवारों में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं। मतलब इन्होंने बताया था, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? तो उसका जो काम होता है वो संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना परिवार का सर्वाधिक सामाजिक कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ई सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी थी? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी टी पार्सन साहब ने एकांतिक नाभिकीय परिवार की संज्ञा दी थी। ठीक, इनका जो पूरा नाम है हमारा टालकाट पार्सन्स। क्या नाम है? टालकाट पार्सन्स। किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? ये किसने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? तो हमारी ऑप्शन नंबर ए जीपी मॉर्डॉक साहब ने बताया है कि परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी सोशल स्ट्रक्चर। क्या थी? सोशल स्ट्रक्चर। तो आप लिख लीजिए कि जीपी मॉर्डॉक साहब की जो पुस्तक है उसका नाम था सोशल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या किया था? 250 समाजों की अध्ययन की थी।
250 समाज यानी कि 250 समाजों का अध्ययन किया था जीबी मार्ट। इनके पास कितना काम समय था भाई, देख लो, 250 समाजों का अध्ययन किया था। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी सोशल स्ट्रक्चर। इनका जो पूरा नाम है जीपी मार्डाक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने बताया था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और इच्छा को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए वेस्टरमार्क। और वेस्टरमार्क की जो पुस्तक थी वो हमारी थी मानव विवाह का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये वेस्टरमार्क की पुस्तक की क्या थी, मानव विवाह का इतिहास। ये हमारा वेस्टरमार्क की पुस्तक का नाम था मानव विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन मैरिज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि पितृसत्तात्मक जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था? तो हमारे सर हेनरी मैन साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सर हेनरी मैन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य युग में परिवार को निष्पादित करता था, कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक कार्य बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा हमारा आर्थिक कार्य, तीसरा धार्मिक कार्य, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया था? जात एक बंद वर्ग है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए सी डी एम मजूमदार साहब ने बताया था कि क्या है, जात एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया था। और इनकी जो पुस्तक थी वो हमारी थी सोशल, क्या थी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। और इन्होंने कहा था जात एक बंद वर्ग है, जात एक बंद वर्ग। इसको आप स्टार कर लीजिए, क्योंकि 2-3 बार एग्जाम उसमें प्रैक्टिस सेट में मिल चुका है, इसलिए आप इसको क्या कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। इनकी जो पुस्तक थी वो थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी, क्या थी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की स्पेलिंग ANHROPOLOJ, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इनकी पुस्तक का नाम था DN मजूमदार साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है वह, मतलब हिंदू क्या परिवर्तित नहीं कर सकता, अपनी जात को परिवर्तित नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था का आधार क्या है? जो जाति व्यवस्था का आधार है जन्म, यानी कि आप जिस घर में जन्म लेंगे, जिस कास्ट में जन्म लेंगे, आपकी वही जात व्यवस्था हो जाएगी। मतलब आप एसटी में, अगर एससी में आप जन्म ले रहे हैं तो एससी कास्ट के हो जाएंगे, ओबीसी में ले रहे हैं तो ओबीसी में, और जनरल में अगर ले रहे हैं तो जनरल में आपका हो जाएगा। यानी कि आपके बर्थ के हिसाब से आपकी जात का निर्धारण हो रहा है, आपके जन्म के हिसाब से आपकी जात का निर्धारण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुई डुइमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रतीकृत किया था? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी पवित्र एवं अपवित्र द्वंद्वात्मक निषेध विरोध। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जात समाज के रूप में समझा? किसने समझा? तो ऑप्शन नंबर बी लुई डुइमा साहब ने समझा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जात व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जात व्यवस्था जन्म पर आधारित है, बिल्कुल सही है। जात व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, ये भी सही है। जात व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता, गलत पाया जाता, ऊपर तो पाया जाता वही तो नीचे लिखा भाई, देखो जो ऊपर लिखा पाया जाता है ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नहीं पाया जाता, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जात व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्या है? ये हमारा होता है अंतर्विवाह। ऑप्शन नंबर ए अंतर्विवाह, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, जात एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः प्रति इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह कथन किसका था? नहीं, स्टेटमेंट किसका था? तो स्टेटमेंट जो हमारा था JH हट्टन साहब ने, और उनकी जो पुस्तक का नाम था वो थी हमारी कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में जाति, क्या भारत में जाति, ये हमारे JH हट्टन साहब का ये हमारा स्टेटमेंट था। और इनकी जो पुस्तक का नाम था वो हमारा था कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जाति असमानता के उन्मूलन का कारण है? तो हमारी ऑप्शन नंबर सी शिक्षा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? हिंदू जो धर्म है उसके पतन का मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता, यानी कि बिल्कुल अच्छी बताओ, हमने क्वेश्चन कराया था कि बताओ जो हमारा अस्पृश्यता का प्रतिबंध है आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में रखा गया है, यानी कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि अस्पृश्यता पर पूरा तरह प्रतिबंध होना चाहिए, पूरी तरह प्रतिबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि
जो हमारा अस्पष्टता का जो प्रतिबंध है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया है, किस अनुच्छेद में दिया है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अंधभक्ति बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे सब मुख्य कारण होते हैं हिंदू धर्म के पतन के। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जात को इसकी अभिमातियाँ प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसकी नैतिक अर्थ देता है। यह कथन किसका था? तो हमारा कथन था मजूमदार एवं मदन साहब का स्टेटमेंट था। फिर इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव का दृष्टिकोण है, वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के पर सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के पूर्व चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो हमारे पी.बी. काळे साहब ने दी थी। पी.बी. काळे, ऑप्शन नंबर बी हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाएं तब हम उसे धर्म कहते हैं। यह कथन किसका था? तो यह हमारा कथन स्वामी विवेकानंद साहब का था। बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसने दिया था? तो यह हमारे E.B. टायलर साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, जिन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को PDF चाहिए तो हम अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। आप PDF को प्रिंट आउट करके पढ़ भी सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस प्रॉब्लम को लिखिए, हम उसका सलूशन ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, टालर ने धर्म की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की थी? तो हमारे ऑप्शन नंबर बी तात्विक, बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। E.B. टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जीवित सत्तावादी। ऑप्शन नंबर बी जीवित सत्तावादी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लगातार जब बोलो ना 45-60 मिनट तो गला खराब हो जाता है। जब समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं लैंगिक असमानता। मैंने पढ़ाया भी था लैंगिक असमानता क्या होती है। अभी 2 दिन पहले मैं थ्योरी क्लास में रिवीजन करवा रहा हूँ, वहाँ पर लैंगिक असमानता मैंने बताया था कि क्या होता है। ठीक है, जेंडर इनक्वलिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग किस अर्थों में किया जा सकता है? ऑप्शन है जैविक रूप में और दूसरा सामाजिक रूप में, दोनों रूप में हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ए व बी दोनों, क्योंकि जो लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग है वो जैविक रूप में और सामाजिक रूप में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर जो बनने वाला पहला हमारा राज्य था वो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कब बना था? ये हमारा 1953 में। कब बना था? कब बना था? 1953 में। भारत में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था फजल अली आयोग के आधार पर, तो वहाँ पर 1953 में बात की गई थी कि भाषा के आधार पर जो बनने वाला राज्य था वो हमारा आंध्र प्रदेश था। और बना कब था? 1953 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जीके का क्वेश्चन मान लीजिए। नेक्स्ट है, पाली भाषा का प्रयोग किस धर्म के लोग द्वारा प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का जो था, अच्छा देखो आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, पेट का एग्जाम दिया था तो उसमें बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के लोग क्या थे? पाली भाषा का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी, पेट के सिलेबस में भी बौद्ध धर्म था और जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो पाली भाषा का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है दक्षिण भारत में। तो हिंदी मान लो पहाड़ी उत्तराखंड वाले हो गए, अंग्रेजी अंग्रेज बोलते हैं, हिंदी सभी बोलते हैं, लेकिन कन्नड़ क्या है? कन्नड़ ये हमारी दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। अच्छा ये बताइए, हमारे देश में टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हैं भारत में? क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं 4, 6, 8 एंड 10। 4, 6, 8 एंड 10। आपके भारत देश में कितनी टोटल शास्त्रीय भाषा हैं? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि भारत में टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। 4, 6, 8, 10 आप कमेंट सेक्शन में। और ये बताइएगा कि ठीक है, तो इतना क्वेश्चन का आंसर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, अब अगला जो हम उसी टाइप क्वेश्चन करेंगे उसमें हम करेंगे सामाजिक
समस्याएं विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।